न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अस्मिता। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो गई है, रुझान आना शुरू हो गए हैं और क्या कुछ रुझान है हम आपको सुबह 8 बजे से ही लगातार बता रहे हैं। इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, जहां रुझान में एनसी कांग्रेस गठबंधन आ गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो हरियाणा में भी आपको बता दें कि कांग्रेस 62 सीटों पर आगे है, बीजेपी 18 पर आगे है। रुझानों में एनसी कांग्रेस गठबंधन 40 सीट पर आगे है। चलिए, तो ये जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझान आपने देखे, लेकिन इसके साथ ही बात हरियाणा की भी करते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं जहां काउंटिंग इस वक्त जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, बीजेपी काफी पीछे है। हरियाणा में कांग्रेस 62 और बीजेपी 18 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। सीएम सैनी विनेश फोगाट और भूपेंद्र हुड्डा आगे दिखाई दे रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें हैं राज्य की, 46 का बहुमत का आंकड़ा है। जादुई आंकड़े से काफी आगे शुरुआती रुझान में कांग्रेस निकलती हुई दिखाई दी है। करीब 62 सीटें बताई जा रही है जो शुरुआती रुझान में कांग्रेस ने हासिल कर ली है। बीजेपी 18 सीटों पर इस वक्त लीड लेती दिखाई दे रही है। हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। पूर्व बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है बंसल न्यूज में। तो देखिए, पल पल के अपडेट, पल पल के रुझान सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर हम बता रहे हैं और बने रहिएगा क्योंकि खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है, चर्चा भी करेंगे। और इसी के साथ आप देख लीजिए कि हरियाणा के नतीजों का असर किस तरह से दिखाई देगा। राहुल गांधी की छवि को फायदा इसका जरूर मिलेगा अगर ये राज्य ये जीतते हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस की उम्मीदें अब काफी तेजी से बढ़ेंगी। इसके साथ ही बीजेपी को अपने मुद्दों को लेकर अब सोचना होगा क्योंकि परिवारवाद का मुद्दा एक सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी हमेशा ही इसे आगे रखती रही है। आगे आने वाले जितने भी चुनाव है विधानसभा के, महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है, झारखंड में इलेक्शन होना है, दिल्ली का चुनाव बेहद नजदीक है और साथ ही 25 के बाद 26 में भी कई राज्यों में चुनाव होने। तो इन चुनावी नतीजों का असर आगे आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा और ब्रांड मोदी जिसे लगातार आगे करती रही है बीजेपी, उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। क्या ब्रांड मोदी कमजोर पड़ेगा? क्योंकि अभी के जो चुनावी नतीजे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि ये कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, हरियाणा के भी और जम्मू कश्मीर के भी। तो देखिए, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और अगर कांग्रेस जो एग्जिट पोल, अगर एग्जैक्ट पोल साबित होगा तो एक ऐतिहासिक जीत होगी, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की। हालांकि अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तस्वीर कभी भी बदल सकती है। लगातार रुझान आ रहे हैं, लगातार दोनों ही पार्टियों का आगे पीछे का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक का अगर हम देखें जो रुझान सामने आए उसमें कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। चलिए, संदीप पुराणिक जी, आपसे जानना चाहूंगी कैसे देखते हैं आप ये जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं? क्या लगता है एग्जैक्ट पोल साबित हो सकते हैं? क्योंकि हरियाणा में सर ये कहा जा रहा है कि भले ही कांग्रेस एग्जिट पोल में आगे चल रही हो लेकिन ट्रेंड में बीजेपी, आप इसे कितना मानते हैं? देखिए, जो एग्जिट पोल आए थे वो लगभग शुरुआती तौर पर हम कह सकते हैं कि सही साबित होते नजर आ रहे हैं। अब वो आगे हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पोस्टल वैलिड हुए और पहला राउंड हुआ होगा अधिकांश जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हमें 11 बजे तक का थोड़ा सा इंतजार या सब्र करना चाहिए कि नतीजे क्या रहेंगे, बढ़त किसकी रहेगी। लेकिन अभी शुरुआती जो बढ़त है वो कांग्रेस की है। लेकिन इस चुनाव को, खासकर हरियाणा के चुनाव को, मैं किसान आंदोलन से जोड़ के देखता हूँ कि किसान आंदोलन ये कहा जाता है और माना भी जाता है कि सबसे ज़्यादा किसानों का असर कहीं किसी राज्य की राजनीति में है तो वो पंजाब और पंजाब के बाद हरियाणा है। तो किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद आप पंजाब हारे, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। अब हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा के चुनाव में आप ये मानिए बॉर्डर सबसे ज़्यादा सील वहीं की गई थी, सारे रास्ते वहीं रोके गए थे। तो क्या ये किसानों का संतोष है? जैसा आपने कहा कि ब्रांड मोदी, ये भी बात सही है क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक चेहरा है और वो है प्रधानमंत्री। तो ये नतीजे बड़ा संकेत, मैं ये कहता हूं ये एक राज्य के चुनाव नहीं है, आप लोग मानिए ये नतीजे आने वाले समय के राज्यों के नतीजों पर भी असर डालेंगे। बिल्कुल। और अगर कांग्रेस के पक्ष में जाती बात है
तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक नए नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। अभी तक उन्हें बहुत हल्के में विपक्षी दल लेते रहे हैं, खासकर सत्ताधारी दल जो बीजेपी है बहुत हल्के में लेती रही है, लेकिन अभी के चुनाव और इसके बाद महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव को लेके बीजेपी को ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा। ये नए तरह की राजनीति की शुरुआत होगी मुझे लगता है हरियाणा से। पौराणिक जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, उसके बाद हम बाकी राजनीतिक मेहमानों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव और उसके बाद अब ये दो बड़े राज्यों के जो चुनावी नतीजे हैं, आने वाले समय में जिन राज्यों में इलेक्शन होने हैं, आप 2025 की बात कर लीजिए जहां महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में इलेक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में यूपी में भी इलेक्शन होना है। क्या कांग्रेस ने अपनी पकड़ और अपनी जमीन को बहुत मजबूत कर लिया है इन चुनावी नतीजों के साथ? मैं लौटूंगी आपके पास सर, इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन जल्दी से एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चुनावी रुझान जो आ गए हैं वो क्या कह रहे हैं, जल्दी से इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए आपको बता देते हैं। शुरुआती रुझान हालांकि कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर रुझान अब आ चुके हैं। बीजेपी 28 और कांग्रेस 48 सीटों पर आगे चल रही है। यह बहुत बड़ा अंतर है, पीडीपी 5 और 12 पर। बाकी अन्य दल जिनके भरोसे घाटी में बीजेपी है, ये जम्मू कश्मीर के अभी शुरुआती रुझान आपको बता रहे हैं। बीजेपी 28, कांग्रेस 48 पर आगे, पीडीपी 5 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान में आगे चलती दिखाई दे रही है, 12 पर निर्दलीय। लेकिन फिर भी शायद ये कहा जाए कि अगर निर्दलीयों के भरोसे भी बीजेपी बैठती है तो भी इस आंकड़े को, इस खाई को पाट नहीं पाएगी। अंतर काफी शायद बड़ा हो सकता है। पौराणिक जी क्या कहेंगे, इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा सर, और जो पहला क्वेश्चन था उस पर भी। पहले वाले प्रश्न का आप जो जवाब देता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और ये राज्य के मुद्दे होते हैं। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली, इसका आशय ये नहीं है कि उस राज्य में भी जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बढ़त लेंगे। राज्य की परिस्थितियां अलग, राज्य का नेतृत्व अलग और संगठन की हैसियत और स्थिति अलग। ये आपको हरियाणा में पूरी तरह नजर आ रहा है, जो शुरुआती दिख रहा है। और किसानों के आंदोलन की जो मैंने बात कही, उसका असर इस चुनाव में दिखेगा और ये बात महाराष्ट्र तक जाएगी, झारखंड तक जाएगी, बिहार तक जाएगी, क्योंकि ये आने वाले समय के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव हैं। अगर ये हार बीजेपी की होती है तो उसे महाराष्ट्र संभालना, पंजाब आपका बिहार संभालना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों में भी किसानों का दखल है। वैसे तो देश की राजनीति में किसानों का हर तरफ प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि ये राज्य आने वाले समय में बीजेपी के लिए चुनौती बनेंगे, और अगर बीजेपी हरियाणा में बढ़त ले लेती है तो उसके लिए ये रास्ते आसान हो जाएंगे, उनको कहने के लिए हो जाएगा कि हरियाणा वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा किसान है, किसान आंदोलन हुआ है, लेकिन हमारी जो नीतियां हैं उन्हें किसानों ने स्वीकारा है। जहां तक अब कश्मीर की बात करनी, जम्मू कश्मीर की, तो ये दो हिस्से का चुनाव है, ये जम्मू और कश्मीर का। तो बीजेपी जम्मू तक है और दीगर जो दल हैं, टीडीपी हो चाहे एनसी हो, ये दल कश्मीर में ज्यादा प्रभावकारी हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो हिस्सों का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी का जम्मू में प्रभाव दिखेगा आपको, और दूसरी तरफ कश्मीर में दीगर दलों का। तो ये कहीं ना कहीं जब 3 राज्य बटे थे, लद्दाख वाला भी, तो लोग ये जोड़ के देखेंगे क्या राज्यों का बंटवारा ठीक था, क्या 370 हटाए जाने को लोगों ने स्वीकारा। ये नए तरह की बहस शुरू करने वाले चुनाव है। एक तरफ हरियाणा का किसान आंदोलन, तो दूसरी तरफ 370 की बात जिसको लेके बीजेपी सबसे आगे बढ़ती रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सवालों का जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। बिल्कुल, जवाब तो देना ही पड़ेगा। और हमारे साथ बीजेपी से पूर्व विधायक यशपाल सिंह भी जुड़े हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। यशपाल जी, किसानों की नाराजगी काफी ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि बहुत सारी योजनाएं आपकी पार्टी ने चलाई और उसका फायदा भी आपको हुआ, 2 बार के चुनाव आपने जीते, लेकिन इस बार चूक गए सर। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसानों का पक्षधर होकर के बात करी है। अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आजादी के 75 वर्ष में लंबे समय तक कांग्रेस केंद्र में भी, राज्यों में भी और स्थानीय निकायों में भी काबिज रही थी। तब से जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्यों की और केंद्र की सरकार के हाथों में जिम्मेदारी आई है, तब से किसानों की भलाई का लेकर के हमने पूर्णतः निष्ठा के साथ किसानों को की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करी है, समर्थन मूल्य बढ़ाने की कोशिश करी है, मंडियों की दशा और दिशा को सुधारने की कोशिश करी है। कभी कांग्रेस ने कल्पना नहीं की होगी कि कभी किसान को घर बैठे किसान सम्मान निधि पूरे भारतवर्ष में मिलेगी, और कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित राज्यों में भी पृथक से, अलग से, जैसा हम लोग मध्य प्रदेश में देते हैं किसान सम्मान निधि,
ये 0% पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगभग 20 वर्षों से किसानों को बगैर ब्याज के कर्जा दे रही। ये सारी चीजें सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार से ये जो विरोधाभास खड़ा किया है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से नैरेटिव फैला करके किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। अब आप देखिए कि किसानों के आंदोलन में अगर दिल्ली को घेरने की कोशिश करें, लाल किले पर चढ़कर पाकिस्तान के झंडे फहराने की कोशिश करें, ये सब क्या है? कुल मिलाकर के असामाजिक तत्व किसानों के नाम पर जो आए गए थे उनको कहीं न कहीं मिसगाइड किया गया है और उसी का नतीजा निकला कि किसान भ्रमित हुए और किसानों की भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। देखिए आज की डिबेट में और आज के परिणाम में कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा जी कि कांग्रेस अगर बहुमत में आ जाती है तो क्या ईवीएम मशीन पर कोई प्रतिक्रिया देगी? क्या ईवीएम मशीनें ठीक हो जाएगी? क्या सर्वे रिपोर्ट या एग्जिट पोल के जो परिणाम दिखलाई पड़ रहे हैं, कांग्रेस ने कभी भी एग्जिट पोल पर और सर्वे पर कभी विश्वास और भरोसा नहीं किया है। चुनाव में जीत जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं दोनों इसे विषय लेकर तो पर। कांग्रेस और पर अगर सवाल चुनाव में हमेशा ही खड़े होते हार रहे जाते हैं हैं कि समय तो के ठीक साथ है, साथ EVM ईवीएम पर को भी लेकर बोलते हैं या और एग्जिट exit पोल्स को poll पर लेकर भी कांग्रेस की बोलते हैं। सोच कैसे बदल जाती है। लेकिन सिसोदिया जी, आप अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जिक्र करेंगे तो इससे बहुत भिन्न है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी और वहां की परिस्थितियां भी, वहां के समीकरण भी इस राज्य से उनकी तुलना शायद नहीं की जा सकती, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रमित करने की कोशिश किसानों को की है, तो आम जनता को क्या भ्रमित किया जा सकता है? वहां पर अग्निवीर का मुद्दा कांग्रेस ने सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ उठाया है और ऐसा लग रहा है कि युवा भी कांग्रेस के सपोर्ट में चले गए, लेकिन बीजेपी उसे शायद भांप नहीं पाई, या ये कहा जाए कि बीजेपी शायद पहले से तैयार थी कि शायद इस बार हरियाणा हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपका हैट्रिक का सपना तो फिलहाल रुझानों में साकार होता दिखाई नहीं दे रहा है ना। देखिए जया जी, ये परिणाम नहीं है, रुझान है। और जैसा कि अभी पुराणिक जी ने कहा कि मतदाता जो बैलेट पेपर बैलेट वोटिंग है वो गिनती हो रही है, पहला राउंड हुआ होगा, दूसरा राउंड शुरू हो गया होगा। अभी परिस्थितियां क्या बदलती ये बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इस चुनाव ने ये तो तय कर दिया है जया जी और अस्मिता जी के जम्मू और कश्मीर को जो 370 के बाद जो आजादी मिली है और पूरे इलेक्शन में जिस प्रकार से एक डरावना चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा था, जिस प्रकार से खून खराबा हो जाएगा, 370 हटने के बाद अगर ये चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के परिणाम चाहे जी कुछ भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के घोषणा पत्र में 370 हटाने की बात करी थी, परिणाम राजनीति में आते हैं, बदलते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। चुनाव इंदिरा गांधी भी हारी थी और चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, लेकिन 370 जैसी की बात करने का जो संकल्प और जो सपना था वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर, बाकी जो आम मतदाता हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है। देखिए पूरा चुनाव यदि शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है, मैं तो इलेक्शन कमीशन को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत शांति प्रिय तरीके से चुनाव को संपन्न करा दिया। अन्यथा जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही थी और जिस प्रकार से जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उससे लग रहा था कि चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और अलगाववादी और आतंकवादी कहीं ना कहीं विघ्न खड़ा करेंगे। लेकिन 370 की ही सफलता है कि वहां की आवाम ने, ठीक है, लेकिन उसी 370 को हटाने की बात कांग्रेस ने की, कांग्रेस गठबंधन ने की और ये कहा गया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम इसे बहाल कर देंगे, हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से कश्मीर को दिला देंगे। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई। क्या कहेंगे केदार जी, क्या रिएक्शन रहेगा? हालांकि शुरुआती रुझान इस वक्त आपके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही राज्यों के नतीजों की मैं अगर बात करूं, आने वाले चुनाव में बहुत जमीन कांग्रेस की मजबूत होती अभी तक तो दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको? देखिए इसको 2-3 तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन में रहा हूं उससे ज्यादा हरियाणा में रहा हूं। पुराणिक साहब और सिसोदिया साहब जानते हैं। सिसोदिया साहब, मेरा आपसे आग्रह है, कांग्रेस को आप पोस्ट लीजिए, कोई तकलीफ नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, पर किसानों के ऊपर आप प्रश्न मत उठाइए, आपको भी चुनाव लड़ने हैं, जमानत है जब तो होगी आपकी, इतना ध्यान रखिएगा। मैंने किसानों के ऊपर कोई आपत्ति नहीं करी है, मैंने किसानों के नाम पर जो भ्रम फैलाने की कोशिश करी है और जो तत्व शामिल किए गए थे, मैं उन तत्वों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसान का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसान का पक्षधर हूँ। आपकी बात मेरे मुंह में मत डालिए। आपने कुछ तत्व और असामान्य तत्व, अलगाववादी तत्वों का प्रवेश आपने स्वीकार किया है, आप क्यों नहीं बाहर करते उन लोगों को? किसानों के बारे में क्यों नहीं बाहर करते उन लोगों को?
कांग्रेस को कोसिए, कोई तकलीफ नहीं। राजनीति कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस को कोसूंगा इसलिए कि कांग्रेस ने किसान के आंदोलन के नाम पर जिस प्रकार से किसानों की अलगाववादी ठीक है सर, अपनी बात पूरी करिए। सिसोदिया जी रुक जाइए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिसोदिया जी रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। सिरोही जी ऐसे नहीं सर, प्लीज ऐसे नहीं, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि हम तक भी आपकी आवाज स्पष्ट पहुंच पाए और दर्शक भी सुन पाए आप क्या कह रहे हैं। सिसोदिया जी रुक जाइए, सिरोही जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मेरा एक ही स्पष्ट है, अगर किसानों के ऊपर एक भी शब्द गलत बोला गया किसी के लिए तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाइए ना, किसने मना किया आप लोगों को? किसान का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? शब्द ने क्या जी, आप अपने शब्द मेरे शब्द मेरे मुंह में डालिए। कहेंगे, लुटेरे कहेंगे, डकैत कहेंगे, अरे आप इस अपने देश शब्दों में हम को लोग मेरे के मुंह में सिरोही जी, डालिए। आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिए क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और दर्शक भी आपको सुनना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, आप आगे चल रहे हैं, आप उस पर अपना कमेंट रखिए सर। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा किसानों को, ठीक है, आप अपनी बात रखिए। सीधी बात है, देखिए ये हरियाणा का चुनाव जो था वो किसानों को जो चैलेंज किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उन लोगों को चैलेंज किया था जिनके पूर्वज लड़ते लड़ते मरे हैं देश की आजादी के लिए, जिन्होंने अखंड भारत को मजबूती देने के लिए जिनके पूर्वज लड़े, जिनके बेटे आज सीमा पर रहकर 24 घंटे देश की रक्षा कर रहे हैं, जो अन्न उपजा रहे हैं, जो लोग पूरी तरीके से राष्ट्रवादी हैं, देश के लिए जीते मरते हैं, उनके लिए किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी ने शब्द उपयोग किए, ये उन शब्दों का बदला है ये हरियाणा चुनाव। और ये बदला आपको यहाँ नहीं, आपको महाराष्ट्र में भी दिखेगा, दूसरे राज्यों में भी दिखेगा। आप कभी भी राजनीतिक नेताओं को चैलेंज कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। ये चुनाव जो था वो देश के किसानों का चुनाव था। हरियाणा में सीधी बात, जो कांग्रेस सेकंड पे मैं कह रहा हूं, पहला था किसान, दूसरा था नौजवान, तीसरा था पहलवान। इन लोगों को जिस तरीके से सरकारी नीतियों ने चैलेंज किया और इनकी बात करने वालों को जिस तरीके से देशद्रोही, आतंकवादी, वो कौन से तत्व, जो इनके शब्द थे, आज भारतीय जनता पार्टी इनके शब्दों से हार रही है, इनके कर्मों से हार रही है, इनकी जो नेताओं की बयानबाजी थी उससे हार रही है। क्या दिल्ली का घेराव नहीं कर सकते? क्या दिल्ली में आंदोलन नहीं कर सकते? आपने अन्ना आंदोलन कराया था, तब आप कहां थे? देश में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। 13 महीने तक हम लोग सड़क पे बैठे रहे, अभी भी खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे 270 दिन करीब हो गए किसानों को बैठे हुए। किस तरीके से आप लोग उनको, किस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है? आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रोड पे कीलें लगाई जा रही। अरे आने दीजिए ना, हमारे संविधान में है प्रोटेस्ट करना, हमारी बातें रखने का अधिकार है हम लोगों को। आप किसानों को, बाकी लोगों की आपकी रैलियां होती है, राजनीतिक दलों की रैलियां होती है तमाम, उसमें किसी को कोई अड़चन नहीं, बस किसान ना आए, किसान अपना अधिकार ना मांगे, ये कौन सी बात होती है? आज मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में भी वही हालात बन रहे हैं। सोयाबीन के किसान पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 60 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने कुछ भी नहीं सुना है। 4000 रुपए में नहीं बिक रही है सोयाबीन, घाटे में पूरा मध्य प्रदेश का किसान आक्रोशित है। अरे 6000 रुपए आपने साल भर में दे दिया और 6000 की सोयाबीन 3000 रुपए में खरीद ली। अब ये किसानों को समझ में आने लगा। देखिए आज की तारीख में सिरोही जी, ये जो सवाल आपने उठाए हैं किसानों को लेकर, सिरोही जी लौटूंगे आपके पास, लेकिन आपने क्योंकि किसानों को लेकर सवाल उठाए तो इसका जवाब भी सिसोदिया जी से ले लेते हैं। सिसोदिया जी, आंदोलन जब होते हैं तो क्या बीजेपी उसे भाप नहीं पाती? मैं लौटूंगी सर आपके पास। भाप नहीं पाती है क्या? क्योंकि कई आंदोलन हरियाणा में भी हुए, इधर दूसरी तरफ आप जरूर कहते हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, हमने आपने 4800 रुपए समर्थन मूल्य किया, लेकिन इधर दूसरी तरफ किसान मांग कर रहे हैं 6000 रुपए की। आंदोलन के वक्त तमाम दावे किए जाते हैं और कांग्रेस उसी मौके को भुना लेती है। चुनावी नतीजों में वही दिखाई दे रहा है इस वक्त राज्यों की। देखिए जया जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार अगर किसानों के पक्षधर बनकर के काम करती है तो आड़े और अड़ंगे कौन लगाते हैं? यही कांग्रेस के लोग भड़काने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केदार जी आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र प्रजातंत्र पे क्या प्रदर्शन करने का और अधिकार नहीं है क्या? अधिकार है, सबको अधिकार है केदार जी। लेकिन हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में किन बातों को लेकर के देश को आपातकाल में झोंक दिया था? 21 महीने तक क्यों पूरे हिंदुस्तान को जेल बना दिया था? पत्रकारों की कलम को तोड़ दिया गया था, संपादक ही लिख नहीं पा रहे थे,
पत्रकारों को जेल में भेज दिया था, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में भेज दिया था। लेकिन उसके बताइए, बाद के भी चुनावी समय नतीजे कौन सा सबके आंदोलन हुआ सामने था? थे ना सर। समय जनता ने किसान हर आंदोलन बार था ये क्या? बताने की आपकी कोशिश की नेत्री- है कि आप आपकी तानाशाही नेत्री नहीं इंदिरा कर जी ने- सकते, ये आप भी जय जी, समझते होंगे जय सिसोदिया जी। जय जय जी, आपकी नेत्री इंदिरा जी ने ऐसा कौन सी बात सामने आन पड़ी थी जिसके कारण से पूरे देश में आपातकाल लगा दिया था? अरे आंदोलन करने का जब आप कह रहे हैं तो उस समय तो कोई आंदोलन भी नहीं था, कोई मूवमेंट भी नहीं था। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है ना? अभी आप उस चीज का अधिकार बदला कर ले रहे रहे हैं क्या हैं। किसानों आंदोलन से? लोकतंत्र प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। जो आंदोलन लोकतंत्र उसका प्रजातंत्र का एक बदला हिस्सा है। किसानों से ले रहे हैं क्या? आपने तो अकारण इंदिरा आपने जी तो के अकारण जेल बना आपातकाल दिया का अपने बदला हिंदुस्तान को। किसानों से लिया अरे जा सर, रहा आप है। बहुत आपने- इतिहास की बातें आपने कर रहे हैं सर। संविधान में वर्तमान में कितने देखिए ना संशोधन इस किया वक्त आपने? कांग्रेस आपने कितनी बार कांग्रेस संविधान में आगे बढ़ रही है, संशोधन किए? बीजेपी के हाथ से नहीं, एक बार आप एक राज्य के किसानों सत्ते से जा रहे बात कर हैं। रहे हैं, सर आप वर्तमान की बात करिए ना। आपने और सिसोदिया जी, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि यही वो किसान हैं जिन्होंने आपको 2 बार सरकार बनाने में मदद की है। इन्हीं किसानों की बदौलत आपकी सरकार बनी और अभी जब ये आपसे नाराज है तो कोई ना कोई वजह तो होगी और वजह भी बहुत बड़ी बड़ी है। ट्रेड यूनियंस को अधिकार है, श्रमिकों का अधिकार है, सबको अधिकार है। ठीक है। लेकिन आपकी इंदिरा जी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया था? उस समय से कौन से संकट के नहीं, बादल आ देवराज गए जी थे से जो आपने पूछिए। पूरे देश आप को क्या रहे आपातकाल बना दिया? प्रमुख से पूछिए कि उन्होंने अरे सर, चिट्ठी क्यों आप लिखी बहुत उन्होंने पीछे कहा? जा रहे हैं सिसोदिया जी। आप उनसे रुक जाइए सर, पूछिए, ऐसे जो नहीं आप प्लीज। आपके पौराणिक राज्य जी से ने एक कहा रिएक्शन है, ले लेती हूँ। बोलो, सिसोदिया जी, आप बोलो, इतिहास की बोलो, बातें कर रहे हैं सर, बहुत पीछे आप जा रहे हैं। इस वक्त क्या चल रहा है उस पर भी बात करिए ना। सिसोदिया जी, मैं लौटूंगी आपके पास, रुक जाइए। इनकी बात का उत्तर दे। आप अपने लेवल पे अपनी आइडियोलॉजी को सिरोही जी रुक जाइए। पौराणिक जी देवराज साहब का लेटर पढ़िए था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिरोही जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। अभी तो आपको खुश होना चाहिए क्योंकि फिलहाल मौका आपके लिए खुशी का ही है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं पौराणिक जी, जो शुरुआती रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में इन दोनों राज्यों में दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इधर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर बिना गठबंधन के यहां उतरती तो इस तरह का कमाल कर सकती थी क्या? क्योंकि जम्मू में हम बीजेपी को देख रहे हैं, इधर कश्मीर में क्षेत्रीय दलों का कहीं ना कहीं प्रभाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। क्या नतीजे उस वक्त भी इसी तरह के दिखाई देते अगर अलग अलग राजनीतिक दल उतरते? तो देखिए जय जी, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब आप अलग अलग उतरते तो आपका वोट का बंटवारा हो जाता। कांग्रेस ने एक रणनीति, राजनीतिक किसी भी दल की रणनीति का हिस्सा होता है कि उसे किस तरह से चुनाव लड़ना है। कांग्रेस ने यहाँ पूरी तरह गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ा। अगर हो सकता है ये अकेले चुनाव लड़ते तो वोट का प्रतिशत कम हो जाता और उन स्थितियों में जो गठबंधन को बढ़त मिल रही है उसकी संभावना कम रहती। लेकिन ये चुनाव है, चुनाव जो बेहतर मैनेजमेंट के तरीके से लड़ा जाता है, जिसका प्रबंधन अच्छा होता है, जो गठजोड़ को महत्व देता है या वहाँ की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद गठबंधन करता है, उसे अगर बढ़त मिलती है तो उसे राजनीतिक कौशल माना जाएगा, उसे चातुर्य माना जाएगा। मुझे लगता है कि कश्मीर में जो कांग्रेस को या गठबंधन को बढ़त मिल रही है वो कारण यह है कि एनसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये साथ आए हैं तो उसका असर बढ़त के रूप में उन्हें मिल रहा है। लेकिन वही बात जम्मू में नहीं दिखेगी। जम्मू में बीजेपी बढ़त ली है क्योंकि ये 2 हिस्से का चुनाव है। भले ही एक राज्य के तौर पे देखा जा रहा हो लेकिन ये 2 हिस्से का चुनाव है, तो जम्मू के जो नतीजे होंगे वो कश्मीर के नतीजे नहीं होंगे। ये हमेशा से देखा है और इस बार भी दिखेगा। और कांग्रेस ने इस बार थोड़ी सी समझदारी से काम लिया है और उसे बढ़त जो जम्मू कश्मीर में दिख रही है वो उसका नतीजा। और जहां तक एक बात आ रही थी कि आपातकाल, श्रीमती इंदिरा गांधी की बात, तो यह भी हमें देखना चाहिए कि कांग्रेस ने इसके लिए कई बार माफी भी मांगी है, खेद भी जताया है। तो क्या वर्तमान जो परिस्थितियां हैं इसके लिए भी आगे कुछ ऐसा हो गया कि यह सवाल जरूर दिमाग में उठता है। अच्छा सर, कई बार क्या बीजेपी को यही चीजें भारी पड़ जाती है? क्योंकि हमने पिछले कई इलेक्शंस में देखा, लोकसभा में भी देखा कि बीजेपी गिना चुनाकर वही परिवारवाद की बातें, वही 370 की बातें, मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो पिछले कुछ इलेक्शंस में, जिसमें लोकसभा भी इंक्लूड है, मुद्दे बीजेपी के सेम रहते हैं और कांग्रेस उसके उतर कुछ नया खेलने की कोशिश करती है, कुछ नए तमाम तरह के मुद्दे ले आती है। जैसे अग्निवीर का हम हरियाणा में देखें, 370 की बहाली की बात अब कश्मीर में कही जा रही है। तो ये क्या बीजेपी इसे समझ नहीं पाती है क्या? मतलब बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो कांग्रेस से कहीं पीछे हो जाते हैं? ये नहीं है, क्या है कि बीजेपी एक चेहरे एक नीति को लेकर काम कर रही है। जो नीति आपकी राष्ट्रीय राजनीति के फलक पे होती है वो राज्य की राजनीति पर उतना असर नहीं करती, ये दिखता है चुनाव के दौरान। लेकिन बीजेपी की अपनी रणनीति है, उन्हें ये पता है कि उनके पास जो एक ब्रांड है या एक चेहरा है वो देश के हर हिस्से में है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि खट्टर साहब की सरकार का उस राज्य पर क्या असर था या खट्टर साहब को आपने क्यों हटाया, तो किसान आंदोलन का उस राज्य में क्या असर हुआ।
जब दिल्ली से फैसले होने लगते हैं जया जी, आप ये मान के चलिए कांग्रेस क्यों रसातल पर गई, क्योंकि कांग्रेस ने सारे फैसले दिल्ली लेवल पर करना शुरू कर दिए थे। वो राज्यों की राजनीति का अध्ययन किए बगैर चलने लगी थी। आज वर्तमान दौर में ये नहीं कहता कि कांग्रेस एकदम बदल गई है, लेकिन कांग्रेस के जो राज्य स्तर की नीतियां हैं या राज्य स्तर की जरूरतें हैं, जैसे अग्निवीर की आपने बात की, तो कहां के लोग सबसे ज्यादा सेना में जाते हैं? पंजाब हरियाणा के। तो उस युवा के मन में आपने एक भाव पैदा कर दिया। दूसरी तरफ किसान कहां से आते हैं? हरियाणा से, पंजाब से। तो कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह चुनाव लड़ा, और मुझे लगता है कि ये चूक बीजेपी को, क्योंकि आप सत्ता में हैं, दो चीजों को हमें समझना होगा। जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपके बात कहने के अवसर कम हो जाते हैं, आपको सिर्फ उपलब्धियां बताते हैं, क्योंकि आप संतुष्ट लोगों को पूरी तरह नहीं कर सकते। जो आपकी कमियां होती हैं वो विपक्षी दल ले लेता है। कांग्रेस ने भी यही किया कि अग्निवीर एक ऐसा मुद्दा है जो वहां का युवा सबसे ज्यादा जाता है, किसान वहां का है। और तीसरी चीज पहलवान, विनेश फोगाट ओलंपिक में गई और बाहर हो गई, ये वहां की अस्मिता से जुड़ गया। इसको लोगों ने समझा या नहीं समझा वो तो राजनीतिक दल जाने, लेकिन भावनात्मक तौर पे हम वोट कई बार भावनात्मक तौर पर देते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या, उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो लोग भावनाओं में बह गए। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव में विनेश फोगाट की असफलता ओलंपिक की और सरकार का किसान आंदोलन के दौरान पहलवानों के साथ व्यवहार इस नतीजे को परिलक्षित करता नजर आ रहा है। हाँ, और आपसे ये भी समझना चाहूंगी, अग्निवीर का आपने जिक्र किया तो अमित शाह ने भी कहा था, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमला साध रही थी, अग्निवीर को मुद्दा बना रही थी। अमित शाह ने ये भी कहा था सर कि अगर अग्निवीर योजना से जब वापस कोई जवान लौट कर आता है तो उसको नौकरी देने की जिम्मेदारी हमारी। उसके बावजूद भी इतना नाराजगी दिखी गई, इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, बात कहना और उसे अमल में लाना दो फर्क होता है। आपने ये कहा हम ऐसा करेंगे, लेकिन हुआ क्या? 4 साल के लिए अग्निवीर को रखा जा रहा है, फिर उसकी 4 साल की और अवधि बढ़ाई जा रही है। तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वो युवा जो पिछले अपने जीवन के 20 साल की आयु तक, 22 साल की आयु तक एक सपना देखता है, वो तैयारी करता है कि वो सेना में जाएगा तो पूरी जिंदगी सेना में रहेगा। तो मुझे लगता है कि बात का असर कम हुआ है, और जो लोगों ने करीब से देखा है उसके आधार पर ये वोट डले। क्योंकि कोई भी माँ बाप हो, कोई भी भाई बहन अपने भाई को 4 साल नौकरी करने के बाद वापस आते कोई नहीं देखना चाहता। वो ये चाहता है कि एक बार उसे सफलता मिली है तो जिंदगी उसकी नौकरी रहे, और वो देश की सेवा करना चाहता है, तो वो 4 साल में क्यों लौटेगा? ये सवाल है। लोगों के दिलों में विश्वास दिलाना भी एक बड़ी बात होती है कि हाँ, हमें विश्वास, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर हम आते भी है तो हमारा आगे अच्छा काम होगा। वो विश्वास बीजेपी जीत लेकिन जनता भी तो ये समझती है पौराणिक जी के इलेक्शन के समय अगर ये बात कही गई है तो फिर उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि शुरुआत में भी अगर हम देखें अग्निवीर को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे जब इस योजना को लाया गया था। उस वक्त बीजेपी की ओर से एक बार भी नहीं कहा गया कि हम उन लोगों को फिर से नौकरी पर रखेंगे या हम इस बात की गारंटी देते हैं। मोदी की गारंटी हरियाणा में नहीं दी गई। देखिए, आप लोग एक मान के चलिए कि आपने ये बदलाव किया, अग्निवीर आप लेके आए, तो आप देश को संतुष्ट, मैं हरियाणा की अकेली बात नहीं कर रहा, मैं इस पूरे देश की बात कर रहा हूं कि देश के लोगों को आप इस योजना से संतुष्ट नहीं कर पाए कि हम ये 4 साल की नौकरी क्यों? ठीक, इन सवालों का अगर आप जवाब बेहतर तरीके से देते, और आपने पेंशन की तमाम सुविधाएं, सेना में क्यों जाता है जय जी? एक तो उसके अंदर देश सेवा का भाव होता है, और दूसरा सेना में जो सुविधाएं मिलती हैं उस मैं पर लौटूंगी आपके पास सर, लौटूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल आपकी ओर से खड़ा किया गया है। लेकिन जल्दी से एक इलेक्शन अपडेट आपको दे देते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्या अपडेट मिल रहा है? शुरुआती रुझान क्या बोल रहे हैं, नजर डालिए इस पर। हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, यानी कि कांग्रेस का सपना पूरा होता दिखाई देता है। 60 सीटों पर रुझानों के साथ बहुमत से काफी आगे, और बीजेपी 24 सीटों पर इस वक्त आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर है कि हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस वापसी करती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर है। 40 में जादुई आंकड़ा है, लेकिन 60 सीटों पर कांग्रेस अगर आगे बढ़ रही है तो ये बहुत बड़ी जीत इसे माना जाएगा। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन यहां पर भी 54 सीटों पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इन दोनों ही राज्यों से जुड़ी हुई।
चलिए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेंगे। शरद जी, जो रुझान सामने आ रहे हैं कैसे देख रहे हैं दोनों ही राज्यों में? अगर हम हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस 60 सीटों से आगे, अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है ये, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है सर। बिल्कुल, देखिए हरियाणा में किसान आंदोलन का असर और किसानों का जो बीजेपी को लेकर खासतौर से जाट मूवमेंट जो चला, उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर नतीजों में नजर आ रहा है और एक बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है। अभी जो रुझान जम्मू कश्मीर के हैं, वहां बीजेपी अभी भी फिंगर क्रॉस करके चल रही है कि अगर वो अपना ये टैली 30 से ऊपर ले जाती है और फिर निर्दलीय और पीडीपी के साथ पहले भी वो गठबंधन में जा चुकी है, तो वो ऐसा मानती है कि वहां जम्मू कश्मीर में वो एक अगर हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति बनती है तो वो कहीं ना कहीं अपने स्टैक को सामने रख सकती है, अपने दावे को वो सामने रख सकती है। हालांकि अभी ये सब अनुमान है, अभी जैसे ही अगला 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा, बल्कि अगले 2 घंटे जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां 7:30 बजे ईवीएम मशीन्स के जरिए पोलिंग काउंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है अगले 2 घंटे यानी 11 बजे के बाद जो एक तस्वीर होगी जम्मू कश्मीर की, वो बहुत साफ तौर पर हमें शायद बता सकेगी कि वहां कांग्रेस और एनसी का ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है या हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति बनेगी, तो वहां क्या दिलचस्प स्थिति बनेगी, क्योंकि वहां कम से कम 10 सीटें और चाहिए बीजेपी को मैदान में आने के लिए और हंग पार्लियामेंट जैसी सिचुएशन बनने के लिए। जी, लेकिन सर, अगर इस तरह की तस्वीरें भी बनती है जम्मू कश्मीर में, तो क्या आपको लगता है कि राहत बीजेपी को मिल पाएगी क्या? क्योंकि निर्दलीय इस वक्त करीब करीब 10 सीटों पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीपी का पहले ही बयान आ चुका है कि हम गठबंधन के साथ ही जाएंगे। तो क्या बीजेपी को ये आश्वस्त करता है अगर हम इस सिचुएशन को भी देखें तो? देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी असंभव नहीं है। ये पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन ही अपने आप में एक अजूबा था जिसको लेकर बहुत हैरत जताई गई थी, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है कि ये ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हालांकि गठबंधन करने की स्थिति में भी बीजेपी के लिए कोई बहुत मुनाफे का सौदा वहां कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में, वो नजर नहीं आता है, क्योंकि आपको एक स्टिफ अपोजिशन का सामना करना पड़ता है और जो जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में जम्मू कश्मीर को एक स्थिर सरकार की अधिक आवश्यकता है, बजाय एक ऐसी सरकार की कि जो डोलती रहे, हिलती डोलती रहे और जैसे तैसे जुगाड़ के साथ वो सरकार बने। तो स्थितियां जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के हक में तो नजर नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं जिस तरह से देख रहा हूं कि बीजेपी के लीडर्स अभी भी जम्मू कश्मीर में अपनी उम्मीदों को देख रहे हैं, उसका खुलासा अगले 2-2.5 घंटों के भीतर हो जाएगा जया। उसके बाद हम बहुत निर्णायक तौर पे कुछ कह पाएंगे। बिल्कुल सर, केवल 2 घंटे का इंतजार, फिर हम कुछ कह सकते हैं। और ये समय जो है धीरे धीरे बीतता जा रहा है और जो नतीजों की घड़ी है वो पास आती जा रही है और दर्शकों को भी हम पल पल के अपडेट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। सिरोही जी, 60 सीटों से हरियाणा में आगे चल रहे हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। हालांकि अच्छी बात है क्योंकि ये एग्जिट पोल में भी हरियाणा आगे ही चल रही थी, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है सर। आने वाले समय में और कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं होंगे वहां पर? पहले तो मैं बधाई तो किसानों को दीजिए, वो अग्निवीरों को दीजिए, वो पहलवानों को दीजिए और वो सेना के जवानों को दीजिए, जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर होकर और वहां हरियाणा में वोट कराया। हम एक माध्यम है कांग्रेस, मैं बहुत क्लियर हूं अपने कॉन्सेप्ट में, हम माध्यम है वहां पर। बाकी जो ताकत लगी है वो किसानों की लगी है। अब आगे की राजनीति में किसानों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। मैं महाराष्ट्र में भी सारे किसान नेताओं के संपर्क में हूं, अभी सारे आंदोलन का हिस्सा हूं। करीब अभी 55 दिन के बाद आज पहली बार डिबेट पे आया हूं। वहां भी ये स्थितियां बनने वाली है। किसान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज है। अभी महाराष्ट्र में भी सोयाबीन और कपास के किसानों का बड़ा मूवमेंट चल रहा है, सरकार की तरफ से पूरी अनदेखी की जा रही है। वहां भी इसी तरीके के परिणाम आने हैं। रहा देखिए, सवाल ये नहीं है कि सत्ता में कौन आएगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सवाल यह है कि आपकी सत्ता तानाशाही होती है तो उसको रोका कैसे जाए। कई मुख्यमंत्री आए हैं, कई अच्छे निर्णय भी लेंगे, कई बुरे भी लेंगे, कईयों में लड़ाइयां भी होगी, तमाम तरह की चीजें। ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है जितना महत्वपूर्ण
लोकतांत्रिक देश में तानाशाह सरकार को रोकने का है, और ये काम सिर्फ किसान मजदूर वर्ग कर सकता है। बिल्कुल, सिसोदिया जी से भी कमेंट लूंगी मैं। सिसोदिया जी, लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावार थी ये कहते हुए कि कांग्रेस में गुटबाजी चलती है, कांग्रेस तो गुटबाजों का दल है, लेकिन अब जिस हिसाब से एग्जिट पोल में और जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं सर, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या गुटबाजी से निकलकर अब कांग्रेस ने ही बीजेपी को चुनौती दे दी है? देखिए, ये तो हम भी कहते हैं कि कारपोरेट की पार्टी जी, अडानी अंबानी मालिक है, जिंदाबाद उन्हीं का। कांग्रेस के कमेंट सुन लेते हैं। से मामले ही कट जाते हैं डीएनए में, राजनीतिक कांग्रेस के जिन्स में गुटबाजी कल भी थी, गुटबाजी आज भी है, संगठन पे काम गुटबाजी कल भी रहेगी। अपने लोगों जी से मैं कमेंट चाह रही थी कि आप लगातार कांग्रेस पर ये बीजेपी हमला साधती है कि गुटबाजी, तो गुटबाजी से निकलकर आप पर ही हावी पड़ गए वो सर। नहीं, कांग्रेस में संगठन लचर है। देखिए, परिस्थितियां चुनाव में कैसी बनती है अलग विषय है। अभी पुराणिक जी की बात मैं सुन रहा था, और पुराणिक जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुद्दे और भावनाएं, देखिए मुद्दे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, भविष्य तय करती है, समस्याओं का समाधान तय करती है मुद्दे, और भावनाएं भड़काने का काम करती है। भावनाएं लंबे समय तक नहीं चलती है स्मिता जी और जया जी। भावनाओं को त्वरित ठीक है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उकेरा जा सकता है, उभारा जा सकता है, लेकिन भावना से ठीक है। लेकिन हमने देखा है सिसोदिया जी, देश के चुनावी इतिहास में हमने देखा है कि भावनात्मक मुद्दे बहुत काम करते हैं सर। ये नतीजे हमेशा ही बताते हैं। मैं लौटूंगी, ये जो पॉइंट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सिसोदिया जी, इसी पर मैं आगे आपके साथ बात करूंगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है।